नमस्कार दोस्तों। तो मैं किरण साहनी आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में प्रिज्म पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है। प्रिज्म के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, जिसमें पहले हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये 2-3 टॉपिक मैंने डाला है कि प्रिज्म में कौन कौन सी घटनाएं, अभी 1-2 और घटनाएं हैं जो हम लोग अगर समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये चारों पढ़ना हमारे लिए इस समय एक साथ ये पैकअप है। अभी 1-2 और घटनाएं हैं प्रिज्म की जो हम बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, प्रिज्म जो होता है एक प्रकार का समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग का मतलब हर जगह एक जैसा और पारदर्शी माध्यम होता है। और इसमें वास्तव में ऐसे 2 समतलीय तल होते हैं जो एक विशेष कोण पर झुके होते हैं। 2 समतलीय तल, और ये लगभग आयताकार ही होते हैं। 2 आयताकार समतलीय तल किसी कोण पर अगर झुके होते हैं तो ये प्रिज्म का रूप माना जाता है। और ये जो समतलीय पृष्ठ आप देख रहे हैं इसको हम लोग अपवर्तक तल बोलते हैं। हमने एक फिगर अगर हल्का सा बनाना चाहें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए हम इस प्रिज्म की आकृति होती कैसे, ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। इसको आप देखोगे, खींचोगे तो ऐसे ये इसका अपवर्तक तल माना जाता है। ये कुछ इस प्रकार की आकृति नुमा होती है, ऐसे होता है। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो त्रिभुजाकार है, इधर वाला साइड भी त्रिभुजाकार होता है, और ये जो प्लेन सरफेस है और नीचे इसका आधार होता है। ये प्रिज्म देखने में, मैं एक प्रिज्म लेके आया हूं आपके सामने। ये देखोगे एक प्रिज्म का आकृति है, हालांकि ये थोड़ा फूटा हुआ है, लेकिन आप इसके शेप को देखो। एक्चुअल में ये प्रिज्म हमने कुछ इस तरह से बनाया है, देख रहे हो ना। ये यानी कि ये जो त्रिभुजाकार हिस्सा होता है ये हमको दिखाया गया। और ऐसे ही त्रिभुजाकार, ऐसे देखोगे आप, ऐसे ही त्रिभुजाकार अगर ऐसे 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 कट करते चले जाओ, त्रिभुज की नुमा ऐसे सलाद अगर इसको काट दिया जाए तो ऐसे सारे ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे ना। लेकिन आप ध्यान रखो कि वास्तव में प्रकाश की किरण जो आपतित होती है तो यहाँ से ऐसे आपतन कराया जाता है और यहाँ से निकलती है। तो इसीलिए यही दोनों तल महत्वपूर्ण होते हैं अपवर्तन के लिए। इसीलिए इन दोनों तलों को, ये आयताकार है, इन दोनों तलों को हम अपवर्तक तल कहते हैं। ठीक है। तो ये ग्लास का एक प्रिज्म है और इस समय ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। और ये त्रिभुज आप देख रहे दोनों तलों के बीच का ये कोण होगा ना, तो इसीलिए इसका नाम अपवर्तक प्रिज्म कोण बोला जाता है इसको। यानी कि अगर हम इसको ABC बोल दें, ध्यान रखो, तो ये जो कोण आप देख रहे हो इसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं या शीर्ष कोण कह सकते हैं। और ये तल जो देख रहे हो दोस्तों अपवर्तक तल कहते हैं इसको, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको कहा जाता है। ये भी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये भी कोण यही है जो ये वाला कोण होगा। ठीक है। और जो जमीन इसका बेस में नीचे आप देख रहे हो इसको हम लोग आधार बोलते हैं, बेस। ये इसका बेस है। ठीक है। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होते हैं। नाम याद रखिएगा, ये जो दोनों सरफेस होते हैं इधर वाले, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तक तल या अपवर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। ठीक है। और ये जो कोण होता है इसी को प्रिज्म कोण बोला जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। और ये प्रिज्म का आधार होता है, जिस जमीन पर ऐसे रखा जाता है, ये इसका बेस या आधार बोला जाता है। लेकिन दोस्तों फिगर में हम लोग बार बार जो दिखाएंगे वो केवल ट्रायंगल ही दिखेगा, क्योंकि ऐसे हम देखेंगे इस प्रकार से। देखो, अगर हम ऐसे इसको देखेंगे, है ना, ये इस प्रकार का ये सरफेस देखो, हमको दिखाने के लिए केवल यही दिखाया जाएगा।
लेकिन प्रकाश की किरण हमको यहाँ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। नामकरण याद रखिएगा। अब प्रिज्म की आकृति देखो, ऐसे मैंने ऐसे बनाया, लेकिन ये प्रिज्म का ये जो दोनों आधार होता है ये एक समान बराबर भुजा वाली होती है, और ये त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, आयताकार प्रिज्म होता है, दोनों भुजा जैसे समकोणीय प्रिज्म भी होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग ऐसे आयताकार और पृष्ठ वाले प्रिज्म के लिए पढ़ेंगे इसमें डिटेल्स। ठीक है, इसको नामकरण याद रखिएगा, इसलिए इसको समझाया गया केवल अभी। इसके बाद दोस्तों आ जाओ, इसमें जानते हैं कि प्रिज्म का विचलन कोण। स्टार्ट करते हैं। अब ये इन बातों को थोड़ा विशेष ABC, ये तीनों बिल्कुल पैक्ड है टॉपिक, इसलिए बहुत ही असावधानी से इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं ABC, ये प्रिज्म है। जैसा कि मैंने कहा था कि केवल हमको त्रिभुज वाला हिस्सा ही हमको दिखाया जाएगा। तो इस समय आप ये जान लो कि ये प्रिज्म का शीर्ष कोण है। जैसा कि मैंने पहले बोला था प्रिज्म कोण है ये, और ये जो BC आप देख रहे हो ये प्रिज्म का आधार है, बेस, और AB और AC ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विचलन कोण या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। इसको हम लोग हेडिंग में डालते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ये जो विचलन कोण है, आप हेडिंग जब डालोगे बल्कि यहाँ पे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एवं विचलन कोण, ये यहां से पूरा आप ये हेडिंग डाल देंगे। ठीक है ना, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एवं विचलन कोण, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये हेडिंग आप डालेंगे दोस्तों। इसके लिए अब फिगर को देखिए। इस फिगर में मैंने पहले नाम लिया, ये अपवर्तक पृष्ठ है, और इस पर कोई अगर श्वेत प्रकाश किरण का आपतन करा दिया जाए, अब जरा सावधान रहिएगा, देखिए ध्यान से। अगर कोई श्वेत प्रकाश किरण का हमने आपतन करा दिया, व्हाइट रे है ये, इस समय हम इसको मान लेते हैं ये P है और ये Q है। ये PQ प्रकाश किरण का मैंने आपतन कराया दोस्तों। तो इसमें कैसे अपवर्तन होता, कैसे हम ये समझाना चाह रहे हैं। चलो P और Q, इस समय इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। ठीक है ना, श्वेत किरण है हालांकि है, लेकिन इसका नाम हम लग देते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप ये जानते हो कि जब प्रकाश किरण, इस समय ध्यान रखो कि इधर का माध्यम इधर का माध्यम दोनों एक ही माध्यम है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स μ1 मानते हैं, और इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स μ है, इसका भी μ1 ही है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो है ये μ है। मान लीजिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ है। ठीक है, अच्छा अब ये समझो कि इस बिंदु पर अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में एंट्री करने जा रही है, तो एक पहले अभिलंब ड्रॉ करोगे ना आप, अभिलंब रेखा यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस बिंदु पे, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अगर ये विरल से सघन में एंट्री करेगी तो आप सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधा जाती तो ऐसे जाती, यानी अगर ये सीधे चलती तो ये कुछ ऐसे बढ़ती, डायरेक्ट मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, लेकिन अपने मार्ग से ये विचलित होगी, ये विचलन हो गया इसका। ठीक, इतना ये दबेगी ना नीचे की ओर, विचलित हो जाएगी,
तो इस समय मान लीजिए कि इसको हम I1 ले लेते हैं, तो आप दोस्तों जानते हो नॉर्मल से ये जो कोण बनेगा इसको क्या मानोगे, R1। इस बिंदु पर अपवर्तन हुआ ना, बिंदु Q पर अपवर्तन होगा, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का कोण ये I1 होगा, तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R1 होगा। लेकिन आप दोस्तों जानते हो कि फिर बिंदु यहाँ पे जब पहुंचेगा, इसको अगर हम बिंदु R कंसीडर कर लें, तो फिर आप एक चीज जानते हो कि बिंदु R पर फिर अपवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पे जो अपवर्तन होगा, अब ये किरण सघन से विरल में एंट्री करने जा रही है। तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। और अभिलंब, पहले नॉर्मल अभिलंब खींचो आप इस पे, तो यहाँ पे अगर अभिलंब खींचोगे तो ये कुछ इस प्रकार से ले जाते हैं, हो गया अभिलंब यहाँ पे भी। और अब ध्यान दो दोस्तों कि यहाँ से ये किरण अपने सीधे मार्ग से चलती तो ऐसे चलती, लेकिन अब अभी और दूर भागेगी, तो और दूर भागेगी तो इसको हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। ये है दोस्तों, अब यहाँ पे इस कोण को हम I2 कहेंगे, तो इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बिंदु R मान लेते हैं, इसको यस कह देते हैं। तो अब जरा नाम फिर से याद रखिए, यहाँ पे जो PQ आप देख रहे हो आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, लेकिन RS जो है ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रेज। ये इमर्जेंट रे है दोस्तों, ठीक है, RS। चलिए, अब ये तो अपवर्तन कैसे होता, अभी मैंने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन ये होता कैसे मैं ये समझा दिया, जैसे जैसे मैं रेखा खींचा हूं आप समझाते मैं चला गया हूं, उसको ध्यान रखिएगा। PQ आपतित किरण है, ये QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब इसको हम बिंदु E मान लेते हैं, और इसको F मान लेते हैं, या M कह लेते हैं, ये N बोल देते, ये भी नॉर्मल है, या MN, ठीक है। और इसके बीच का जो कोण है ये आपतन कोण है, यानी कि इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ पे अपवर्तन हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल R1 है पॉइंट Q पर। लेकिन R पर दोबारा जब अपवर्तन होगा तो हम इसको I2 और इसको R2 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि कैसे अपवर्तन होता है, अब आपको जानना है कि ये विचलन कोण क्या है, एक्चुअल में विचलन कोण है क्या। देखो दोस्तों, एक्चुअल में ये जान लो, प्रिज्म द्वारा जो विचलन कोण होता है, वास्तव में इसमें यह देखा जाता है कि जब प्रकाश किरण सबसे पहले आपतन हुआ है, इसका PQ के रूप में इसका आपतन हुआ है, और आपतन होने के बाद पहली किरण अगर आपतित हुई तो निर्गत किरण, अभी ये सीधे चलती तो ऐसे चलती, लेकिन निर्गत किरण इतना घूम गई ना अपने एक्चुअल मार्ग से, तो इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर इस किरण को हम ऐसे पीछे ड्रॉ करें, तो आप ये देखो कि आपतित किरण, तो आपतित किरण अपने मार्ग से इतना विचलित हो गई, तो इस कोण को हम मान लेते हैं Δ1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम Δ1 कह रहे हैं। और ध्यान रखो फिर कि ये जो निर्गत किरण है, इसको पीछे बढ़ाओगे तो निर्गत किरण अपने मार्ग से इतना भटक गई, इसलिए इस कोण को हम लोग बोल रहे हैं Δ2। ये Δ2 है, यानी कि निर्गत किरण अपने मार्ग से इतना भटक, निर्गत किरण को, यानी कि ये आपतित किरण, निर्गत किरण ये अपने मार्ग से भटकी है, तो ये Δ2 हमने विचलन कोण माना है। तो ये आपतित किरण के लिए विचलन है Δ1 और निर्गत किरण के लिए विचलन है Δ2। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार घटना है कि अगर हम इस पॉइंट को D कंसीडर करें दोस्तों, चलो मान लेते हैं इसको F कंसीडर कर लो, तो ये जो बाहर की ओर कोण बन रहा है, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा है, शॉर्ट है,
इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खींचते समय जैसे जैसे बोले हैं वैसे समझिएगा। तो इस समय फिर से देखिए, ये कोण डेल्टा 1 है और ये निर्गत किरण पीछे खींचोगे तो ये कोण जो बन रहा है डेल्टा 2 है, लेकिन इसके बाहर एक कोण बन रहा है, ये डेल्टा है। अब इस पे गौर करोगे, डेल्टा जो कोण दिख रहा है उस पर आप गौर फरमाओ। आप अब जरा ध्यान देना कि विचलन कोण कहते किसको, यानी कि प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या है, हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसके डेफिनेशन में कुछ इस तरह से दिया जाता है कि यदि हम प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो इसके बाहर की ओर बना हुआ ये जो बहिष कोण डेल्टा है, इसी को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं, यानी कि प्रिज्म द्वारा विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा से निरूपित करते हैं। लिखते समय आपको ये काम देगा कि लिखना क्या है। फिर से सुन लीजिए कि जब आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाया तथा निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया तो ये दोनों बिंदु D पर मिलते हैं। इस प्रकार दोनों रेखाओं द्वारा बाहर की ओर बना हुआ बहिष कोण डेल्टा प्रिज्म द्वारा विचलन कोण कहलाता है। ठीक है। एक्चुअल में जानते हो, जो आपतित किरण अपने मार्ग से देखोगे तो इतना भटक गई है, ये सीधा जाती तो इतना भटक गई, तो आपतित किरण कितना भटक गई, यही बाहर का ये वाला जो कोण होता है इसी का नाम है विचलन कोण, जिसको डेल्टा से दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन इस विचलन कोण के लिए दोस्तों हम लोग को फार्मूला प्राप्त करना है। अब चलते हैं इसी के फार्मूले की ओर। ये नामकरण आप याद रखिएगा, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं मिटाऊंगा इसको। फिगर आप बना करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। हम विचलन कोण के लिए फार्मूला देखने जा रहे हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। चलिए अब हेडिंग यहां डाल लेंगे। पहले विचलन कोण क्या होता है ये परिभाषा लिख लेंगे। अब विचलन कोण के बाद विचलन कोण के लिए सूत्र, विचलन कोण का सूत्र है ये क्या है, जरा देखिए ध्यान से, फिगर को बिल्कुल ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये ध्यान से देख सकते हो कि ये जो किरण EM है और ये PD है, ये दोनों एक दूसरे को कट करती है, तो डेल्टा 1 प्लस I1 बराबर डेल्टा 1 प्लस R1 बराबर I1 लिख सकते हो क्या? देखो ध्यान से, यानी कि डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I1, है ना। ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से ना, बिंदु के ऊपर। और इसको थोड़ा हल कर लोगे तो डेल्टा 1 का मान मिल जाएगा I1 माइनस R1। डेल्टा 1 मिल गया I1 माइनस R1। ये एट Q है, ये बिंदु Q पर अगर देखा जाए तो। लेकिन इसी प्रकार अगर बिंदु R पर देखा जाए, यानी कि एट R पर देखोगे तो डेल्टा 2 प्लस R2 बराबर I2 लिख सकते हो। और इसे हल करोगे दोस्तों तो डेल्टा 2 का मान मिल जाएगा I2 माइनस R2। इस बिंदु पर डेल्टा 1 मैंने निकाला, इस बिंदु पर मैंने डेल्टा 2 निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालने के बाद अब बिंदु D पर जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या मिलेगा। अब यहां लिखोगे एट D। बिंदु D पर अगर ध्यान से देखो तो मैंने पहले बोला कि त्रिभुज QRD के लिए जो डेल्टा है ये क्या है, बहिष कोण है ना, यानी एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। बहिष कोण डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा ना। ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये दोनों कोणों के योग का बराबर होता है बहिष कोण, है ना। ये देख रहे हो नहीं कि ये त्रिभुज QRD देखो, और ये रेखा आगे की ओर बढ़ाया गया, ये बाहर की ओर बना कोण डेल्टा है, बहिष कोण का काम करेगा। बहिष कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। और अगर यही डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मान ऊपर से दोस्तों भर दोगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा एक जगह,
और ये दोनों जुड़ जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास मिल गया डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। चलो अभी डेल्टा का मान मैंने निकाला, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, अभी ये भी ब्रैकेट में ही रहने दो। चलो अब चलते हम लोग, डेल्टा निकल गया। डेल्टा निकलने के बाद अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल सेक्शन और यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस ज्योमेट्री में हम सबसे पहले चलते हैं, एक देखिए चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल है AQER, देखिएगा ध्यान से। AQER यानी यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AQER, इन क्वाड्रिलेटरल AQER। अच्छा बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो कि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों कोणों का योग 360, यानी कि कोण A देखा जाए प्लस कोण E देखा जाए प्लस ये जो कोण आप देख रहे हो तो नॉर्मल है ना, इस पे 90 डिग्री। ये जो कोण पूरा का पूरा देख रहे हो, यहाँ वाला भैया ये एंगल देखोगे तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना तो ये भी 90, तो 90 90 ये तो पूरा 180 और 90 प्लस 90 हो गया ना। हालांकि अभी लिख देते हैं एंगल AQE प्लस एंगल ARE, और ये सब मिल करके हो जाएगा 360। अच्छा अब ये जल्दी से देख लो कि एंगल A प्लस एंगल E प्लस ये दोनों है 90 90 इज इक्वल टू 360, तो 90 90 180 हो जाएगा। तो एंगल दोस्तों A प्लस E जो एंगल है ये तो 90 90 180 आप घटाओगे तो ये तो आ गया 180 डिग्री ना, यानी A प्लस E इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो गया। इसको दोस्तों यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। A प्लस E की वैल्यू 180। लेकिन एक चीज और जरा ध्यान से देखो, एक और क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखो, सॉरी ट्रायंगल देखो QER में, यहां से देख लेते हैं इन ट्रायंगल QER। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाए तो एंगल E प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा दोस्तों ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और अब हम एंगल R1 प्लस इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखो कि एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का RHS 180 180 है ना, तो आप लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स, समीकरण 1 और 2 हमको क्या दे रहे हैं कि यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल E प्लस R1 प्लस R2 ये भी 180 है इज इक्वल टू A प्लस E कर लो। तो दोस्तों E से E क्या हो गया? कैंसिल। और अगर कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिला? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिलेशन। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब R1 प्लस R2 का मान अगर A है तो इसका यूज हम इस डेल्टा में कर सकते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 की जगह A रख सकते हैं ना यहाँ पे इक्वेशन डेल्टा में। अब आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, इसको देख लो ध्यान से कैसे कैसे मैं आया हूँ, इसको दोबारा रिवाइज करते हुए समझते हुए आप आओगे, क्लियर हो जाएगा। अब मैं यही मान डेल्टा में रखने जा रहा हूँ, तब हमको क्या मिलेगा दोस्तों? अब इसको मैं हटाने जा रहा हूँ यहाँ से, अब यही R1 प्लस R2 बराबर है समीकरण डेल्टा से, तो इसी के नीचे लिख लेंगे, इसलिए डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। और ये दोस्तों विचलन का सूत्र है, ये इसी की तलाश थी हमको, ठीक है ना। हमारा अभी दूसरा जो हेडिंग था A वाला, अभी पहला हेडिंग था ना कि प्रिज्म द्वारा विचलन किसे कहते हैं, कैसे होता है, और विचलन कोण के लिए सूत्र क्या होता है। और मैंने पहले बताया था कि डेल्टा ये क्या है? विचलन कोण ही है ना। तो इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा है ये प्रिज्म के विचलन कोण के लिए फार्मूला होगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A।
और यहाँ पे एक ये भी रिलेशन बड़े काम का है कि R1 + R2 का मान जो होता है ये एंगल ए प्रिज्म कोण के बराबर होता है। तो ये दोस्तों हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट शो करेंगे, और इस रिजल्ट में आप इस इक्वेशन को स्टार कंसीडर कर लीजिए और इस इक्वेशन को डबल स्टार, क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। इसको इक्वेशन स्टार यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन डबल स्टार, या इसको सिंगल स्टार ले लो और इसको डबल स्टार। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन, यही विचलन कोण का सूत्र था। चलो हमारा एक काम और हो गया। अब दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बी है, इसमें आई डेल्टा वक्र और अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। ये भी एक सारे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको छोटे छोटे फॉर्म में इसमें। चलो अब दोस्तों हमारा जो ये सेक्शन है, आई डेल्टा वक्र क्या होता है। प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, आई डेल्टा वक्र कहते हैं इसको। देखो वास्तव में क्या होता है कि जब हम आपतित किरण को किसी प्रिज्म के अपवर्तक तल के ऊपर आपतन कराते हैं, तो ये आपतित किरण आपतन कोण को हम आई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कोण को अगर आप आई मान लेते हो, इसके बाद जब ये इस कोण पर गिराओगे तो ये डेल्टा का मान कुछ होगा, फिर कोण का मान थोड़ा बदल के चेंज करो तो डेल्टा भी बदलेगा ना। आई और आई का मान जैसे जैसे बदलोगे तो डेल्टा का मान भी बदलेगा, और इस प्रकार से आई और डेल्टा का 5, 6, 7 ऐसे आप रीडिंग ले लेते हैं। किसी प्रिज्म द्वारा आई डेल्टा वक्र खींचने का प्रैक्टिकल भी दोस्तों आपको है, ये प्रैक्टिकल लैब में जब चलेंगे हम लोग तो इसका ग्राफ भी खींचा जाता है, आई डेल्टा वक्र, ये आपके प्रैक्टिकल में है। ठीक है, तो आई का मान यहाँ मान लिया जाए, ये डेल्टा मान लिया जाए, इसका मान अगर चेंज करोगे आएगा तो डेल्टा, तो आई के संगत डेल्टा जो भी मान प्राप्त होगा उनके बीच अगर वक्र खींचोगे आप तो वो कैसा मिलेगा वक्र मैं यहाँ पे खींचने जा रहा हूँ। देखो आई डेल्टा वक्र क्या होता है, ये दोस्तों ये हेडिंग आप डाल लोगे आई डेल्टा वक्र और अल्पतम विचलन, और उसके बाद जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या लिखना है कि जब हम किसी प्रिज्म के अपवर्तक तल पर किसी किरण का आपतन कराते हैं तो हमें डेल्टा प्राप्त होता है विचलन कोण, और यदि आई का मान बदल करके रखें तो डेल्टा का मान भी बदलेगा। इस प्रकार आई के संगत डेल्टा के मानों के साथ अगर हम ग्राफ खींचे तो उसे आई डेल्टा वक्र कहते हैं, और जो कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। जरा देखिए है क्या, ये दोस्तों ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे चलता है, ये आई डेल्टा वक्र है। तो ये आई डेल्टा वक्र में आप जरा ध्यान से समझ लो कि सबसे पहले आई का मान अगर लेते हो, आई का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा का मान शुरू में पहले घटता है। अब जरा सुनते रहिएगा ध्यान से। जैसे मान लो हम यहाँ से अगर इसको लेते हैं, ये शुरुआती है आई का मान, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी इसको हम मान लेते हैं और यहाँ पे भी ले लेते हैं, और यही मान अगर यहाँ पे अगर हम लंब गिरा दें, इस पर जब चलेंगे तो ये I1 है, ये I2 है, और ये ध्यान रखिएगा ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 है। लेकिन ध्यान रखिए डेल्टा 1 का भी मान वही है और डेल्टा 2 का मान भी वही है, दोनों मानों के लिए यही है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो डेल्टा का सबसे कम मान है, इससे नीचे ग्राफ गया ही नहीं है, इसीलिए इसी को हम लोग अल्पतम विचलन यानी मीन डेविएशन बोलेंगे। हालांकि अभी इसको रहने दे, और इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो I1 होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखो तो इसी को हम लोग बोलते हैं आई डेल्टा वक्र। फिर से सुनिए मेरी बात। यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तक तल पर हम किसी किरण का आपतन कराते हैं तो डेल्टा का मान हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम परिवर्तित करते रहते हैं, डेल्टा का मान भी बदलता रहता है। आई के संगत डेल्टा के विभिन्न मानों को लेकर आई और डेल्टा के बीच वक्र खींचे तो हमें ऐसे चित्र के अनुसार वक्र प्राप्त होता है जिसे आई डेल्टा वक्र कहते हैं। और इस वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रारंभ में आई का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण डेल्टा का मान धीरे धीरे यानी कि विचलन कोण डेल्टा का मान धीरे धीरे कम होता है, लेकिन घटते घटते ये अपने एक न्यूनतम मान को प्राप्त करके
और पुनः डेल्टा का मान बढ़ने लगता है। यानी इस पे जो विचलन कोण है और ये आपतन कोण है। तो इस प्रकार से आई डेल्टा वक्र हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिस बिंदु पर ये कम से कम विचलन हमको देता है इसी का नाम है निम्नतम विचलन या अल्पतम विचलन। इसको मीन डेविएशन या इंग्लिश में हम इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं दोस्तों। ओके, ये मीन डेविएशन है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें बताया जाता है प्रिज्म की क्वालिटी के आधार पर होता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए कि जो आपतन कोण का मान होता है दोस्तों, कहा जाता है कि कम से कम 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ये कंडीशनल है। जब यहां लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि आपतन कोण का मान 30 अंश से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 अंश से कम होने के दशा में आपको ये जो विचलन प्राप्त हो रहा है ये नहीं प्राप्त होगा। ये प्रिज्म की बनावट, उसके पदार्थ के अपवर्तन पर सब निर्भरता है। ये पाया गया है कि 30 अंश से कम आपतन कोण का मान, इससे जब भी होना चाहिए ज्यादा ही होना चाहिए, 32, 35, 36, 40 ऐसे कर सकते हो, ठीक ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये तो बात हो गई दोस्तों कि आई डेल्टा वक्र क्या होता है और अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा देनी होगी। तब क्या कहोगे कि प्रारंभ में जैसे जैसे आपतन कोण आई का मान बढ़ाते हैं तो विचलन को डेल्टा का मान धीरे धीरे घटता है और घटते घटते यह अपने एक न्यूनतम मान पर पहुंच जाता है तथा इस मान के पश्चात वह बढ़ना प्रारंभ होता है। इस प्रकार जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम प्राप्त होता है इसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से निरूपित करते हैं। दैट्स ऑल। तो ये लिखने का काम भी साथ साथ आपको करते रहना है। लेकिन दोस्तों अब एक मजेदार कंडीशन यहां लिखोगे कि 2-3 इसमें नोट्स है, इसी से रिलेटेड है। आप यहां लिखोगे उसके नीचे जहां तक मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में 3 बातें जरा ध्यान से देखिएगा। जब अल्पतम विचलन की स्थिति हो गया यानी मीन डिवीजन की स्थिति में पहली बात यह होती है, ध्यान रखिएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या क्या हो रहा है कि जो I1 होगा वो I2 के बराबर होगा, पहली बात, और इसको मान लेते हैं I हम। अगर अल्पतम विचलन हुआ तो यहाँ I1 I2 दोनों कोण का मान बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है क्या कि इस कंडीशन में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान भी डेल्टा के बराबर हो जाएगा, जिसको डेल्टा यम हम बोलेंगे। यह अल्पतम विचलन है। और तीसरी बात, यहाँ R1 प्लस R2 भी आपस में, यानी R1 और R2 भी दोस्तों ये आपस में बराबर हो जाते हैं। R1 बराबर R2 बराबर R, ये भी हम मान लेते हैं। और इसी में R1 R2 बराबर इसलिए होता है, ये तब होगा अगर ये दोनों आधार कोण बराबर होंगे। तो ध्यान रखना कि ये आधार कोण, ये अपवर्तित किरण QR आधार के समांतर हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर दोनों आधार कोण B और C बराबर हुए, यही तीसरे में लिखना है आपको, और इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे पहले लिखोगे आप कि यदि प्रिज्म का दोनों आधार कोण B और C बराबर हुए तो अपवर्तित किरण QR आधार BC के समांतर होगा तथा इस स्थिति में तब लिखोगे R1 बराबर R2 बराबर R। समझ में आ गया? और ये तभी होगा जब कोण B जो है कोण C के बराबर होगा, इसी कंडीशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये दोनों आधार कोण बराबर नहीं हुए तब ये बराबर नहीं होगा। तो अल्पतम विचलन की दशा में ये 3 विशेष स्थितियां हैं दोस्तों। ये अल्पतम विचलन की स्थिति में विशेष स्थितियां होंगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, इसको हटा लिया जाए, और अब हम लोग चलेंगे सी ऑप्शन। हमारे पास अपवर्तन का सूत्र है दोस्तों। ये आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है, विशेष ध्यान रखिएगा। सिद्ध कीजिए, पूछा जाता है सिद्ध कीजिए, मतलब प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। प्रश्न कुछ ऐसा होता है बोर्ड में,
प्रिज्म के अपवर्तन कोण के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ऊपर जो हम लोग मेहनत किए हैं ना, वो सब इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। आपको केवल ये ग्राफ हटा सकते हो। अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए आए तो ऊपर जितना मैंने पढ़ाया है पूरा आपको फिगर बनाना है, यहाँ तक ये सब बताना होगा। बताते हुए ये जैसे कि आपसे केवल ये ऑप्शन पूछा जाएगा तो ऊपर जो मैं पढ़ाया हूँ सब बताना पड़ेगा। केवल ग्राफ सेक्शन को आप चाहो तो हटा लेना, हटा सकते हो। उसको रखोगे तो अति उत्तम, लेकिन हटाना चाहे कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हो। हाँ, बस ये लिख देना कि अल्पतम विचलन की ये भी हमें चाहिए। इस समय जितना चीजें बोर्ड पे आप देख रहे हो, ये जैसे जैसे मैं आया हूँ केवल ग्राफ को हटा करके बाकी सब कुछ देना पड़ेगा, और तब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कैसे करेंगे। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र हम प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आप यहाँ पे सी हेडिंग डाल लेना कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र। दोस्तों देखो, इसमें हम लोग को बस ये करना है कि आपको लिखना है कि आप यहां से बल्कि ले लेना पूरा सी ऑप्शन डाल के हेडिंग डाल लेना यहाँ पे कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग डालोगे तब क्या लिखोगे कि हमें ज्ञात है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, ये लिख लेना पूरा ऑप्शन। और अब इसका प्रयोग समीकरण स्टार से, अब ध्यान देना कि समीकरण स्टार से चले जाओ यहाँ पे। R1 R2 अगर बराबर होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, 2R बराबर A। तो इसका मतलब इससे हमको मिल गया R बराबर A/2। अल्पतम विचलन होगा तब ये दोनों बराबर होंगे। इस दशा में R का मान जो होगा A/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समीकरण डबल स्टार हमको क्या दे रहा है, जरा इससे भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा जो दोस्तों, डेल्टा के जगह पे हमको क्या लिखना है, डेल्टा m I1 प्लस I2। तो ये दोनों I के बराबर, तो ये हो जाएगा 2I माइनस A। ठीक है दोस्तों, और इसे हल करोगे तो I का मान अगर प्राप्त कर लोगे इसको निकाल करके, तो ये A प्लस डेल्टा m हो जाएगा, और ये फिर 2 नीचे आ जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा I का मान। ये भी फार्मूले का सब काम, ये सब जो देख रहे हो सब न्यूमेरिकल में सब फार्मूला बन जाएगा। सब न्यूमेरिकल आपको हल करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, सबको जरूरत है आपकी। I हमने निकाल लिया, R हमने निकाल लिया, तो बिल्कुल इजी। आप प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र तब क्या लिखोगे, स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ। चलो, प्रिज्म के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक म्यू है दोस्तों, म्यू मान लिया जाए, तो आप क्या लिखोगे, हाँ साइन I अपॉन साइन R हो गया ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस I और R का मान भर देना। I का मान यहां से ले लो, A प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ R का मान हो जाएगा A/2। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ हो जाएगा साइन A/2। एकदम इसको जी भर के याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 1 मार्क्स का केवल फार्मूला ही लिखने के लिए दे देता है कि प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए, तो 1 नंबर का दे देगा। खाली लिखना पड़ेगा आपको, और लिख करके बताना पड़ेगा A क्या है, प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण यानी मीन डेविएशन है, और A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। बस इतना ही है। तो यही मुख्य फार्मूला था जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत शुरू से आज इस टॉपिक पे कर रहे हैं, क्योंकि ये खूब पूछा जाता है। न्यूमेरिकल हुआ चाहे प्रूफ हुआ, कहीं ना कहीं से जरूर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक किन बात पर निर्भर करेगा, केवल प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है और अल्पतम विचलन कोण पर। और अल्पतम विचलन कोण किस बात पर निर्भर करता है, ये आपतन कोण और प्रिज्म कोण पर। तो कुल देखिए निर्भरता है आपस में, मुख्य रूप से प्रिज्म के कोण पर ही निर्भर करता है जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म का। कभी पूछ दिया जाए किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ पे चाहो तो लिख लेना नोट में कि अतः किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक
उसके शीर्ष कोण ए एवं अल्पतम विचलन डेल्टा एम पर निर्भर करता है। ये पढ़ते पढ़ते इतना तो आदत हो ही गई कि मैं क्या करता हूँ लास्ट में नोट्स लिखवाता हूँ, लिखो आप अपने, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा सी सेक्शन हो गया। जल्दी से 2-3 मिनट में देखते हैं डी सेक्शन। एक मैंने बताया था दोस्तों, डी सेक्शन वो पतले प्रिज्म की दशा के लिए था, वो हम देख लेते हैं उसमें क्या है। आप यहाँ पे डी सेक्शन में हेडिंग डालोगे कि पतले प्रिज्म का अपवर्तन। पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन थ्रू थिन प्रिज्म, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। लेकिन आप जानते हो थिन प्रिज्म कब होता है? जब एंगल ए का मान लेस देन आर इक्वल टू 5 डिग्री हो जाए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री या उससे कम अगर ए का मान हो जाए कभी, तब हम ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म मानते हैं, ठीक है ना। और पतला प्रिज्म अगर हुआ तो हम पतले प्रिज्म की दशा में साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 को हम केवल ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 लिखेंगे और साइन ए बटा 2 को केवल ए बटा 2 लिखेंगे पतले प्रिज्म की दशा में। यहाँ पे लिखना होगा पतले प्रिज्म की दशा में साइन इतना बड़ा इतना साइन, क्योंकि आप जानते हो मैं बता चुका हूं दोस्तों पिछले वीडियो में कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है पतला होने, बहुत थीटा का मान छोटा होने की दशा में साइन थीटा बराबर थीटा। तो साइन हटा लेने के बाद बस वैल्यू भरोगे, तब ये इक्वेशन हमको जो म्यू, इससे तब हमको म्यू जो देगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, केवल यहाँ पे लिखोगे ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और ए अपान 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या होगा फिर, तब दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई ए या म्यू बराबर 1 प्लस डेल्टा एम अपान ए, 1 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 बराबर डेल्टा एम बाई ए। अब इस पूरे में ए इधर ले लो तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये सूत्र दोस्तों पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र है। आप जब डी में हेडिंग डालोगे तो यहाँ लिख लेना कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र, ये हेडिंग आप यहाँ डाल लेना, ठीक है। और तब इसके लिए बस इसी में आपको दिखाना है, यहाँ पे कोई इक्वेशन यहाँ पे मान लेना, यहाँ पे इसको ऐसे इक्वेशन अल्फा कर देना, इसको इक्वेशन अल्फा बना के यहाँ दिखा देना कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इक्वेशन अल्फा से, और तब ये मान यहाँ पे यूज करके आप डाल दो। इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन के लिए, सॉरी पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी प्रिज्म में हमने जो पढ़ा है उसका आप अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, फिर मैं याद है जब ये सूत्र पूछा जाएगा तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक बताना पड़ेगा आपको। केवल ग्राफ वाला सेक्शन आप चाहो तो हटा लेना, हटा सकते हो, बाकी चीजें सब दिखाओगे तभी ना इसका यूज करोगे। आप खुद देखना कि क्या हटाया जा सकता है इसमें। केवल ग्राफ चाहो तो हटा लेना, लेकिन कंडीशन तो डालना पड़ेगा ना कि अल्पतम विचलन की दशा में I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर I2 बराबर R2 बराबर R, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा, ये सब तो बताना पड़ेगा ना। तो दोस्तों ये प्रिज्म का था सेक्शन था, और फिर हम मिलेंगे दोस्तों प्रिज्म में, अभी और 1-2 वीडियो के साथ मिलेंगे। प्रिज्म में कुछ बातें बची है अभी, और तब तक के लिए नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू।